हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से हमारी एक नई क्लासेज में स्वागत है। तो हम आज विद्युत धारा के जो तृतीय पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने विद्युत धारा के बारे में जान लिया था और विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं और जो विद्युत धारा है वो कितने प्रकार की होती हैं और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 2 प्रकार की होती है हमारे पास। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो विभव है, विभवांतर है। जो विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। जो विभवांतर होता है उसमें क्या होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। जबकि जो विभव होता है इसमें क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और इनका जो फॉर्मूला या सूत्र होता है वो इनका सेम होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो हम कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं तथा आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो विभव का या विभवांतर का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमारे पास आया है B बराबर W/Q। यदि हमें यहाँ से कार्य निकालना है तो हम B और Q इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास W बराबर आ जाएगा BQ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विभवांतर के हमारे पास जो मात्रक होते हैं वो SI पद्धति में क्या होता है और MKS पद्धति में क्या होता है। तो जो हमारे पास विभव या विभवांतर का जो SI पद्धति में इसका मात्रक होता है वो हमारे पास होता है वोल्ट, जबकि जो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो हमारे पास जूल प्रति कूलम होता है। विभव से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो 12 वोल्ट विभवांतर के मध्य 2 कूलम आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे पास विभव का हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमारे पास है V बराबर W/Q। तो हमें यहाँ पर विभव V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट और हमें आवेश चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम। तो हमें यहाँ पर कार्य की गणना करनी है। तो हमारे पास W बराबर BQ जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें हम B बराबर 12 और Q बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास जो इसका मान निकल के आया है वो 24 जूल आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 10 वोल्ट की बैटरी में 2 मिनट तक 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। और इसी में ही हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको नीचे इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए। तो 20 वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पियर की धारा 4 घंटे तक प्रवाहित की जाए तो कार्य की गणना करो। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि जो हमें दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B बराबर हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है और टाइम हमें 2 मिनट दिया हुआ है तथा जो धारा हमारे पास दी हुई है वो 4 एम्पियर दी हुई है और हमें यहाँ पर जो कार्य की गणना करनी है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो B बराबर W/Q होता है तो हम यहाँ से W का मान निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो B का मान 10 दिया हुआ है तथा Q हमें 480 दिया हुआ है, क्योंकि हम पहले जो धारा वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है इससे हम धारा का या आवेश का मान निकालेंगे। तो हमारे पास जो धारा है वो 4 एम्पियर दी हुई है तथा Q आवेश हमें जो दिया हुआ है वो हमें 60 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसका जो Q आवेश निकाल सकते हैं वो 480 कूलम आया हुआ है। तो हम कार्य वाले जो हमारा पास जो फॉर्मूला है इसमें हम Q का मान 480 रख देंगे तो हमारे पास जो यहाँ से W कार्य निकल के आया है वो 4800 जूल आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो हमारे पास V बराबर जो दिया हुआ है विभव बराबर वो 20 वोल्ट दिया हुआ है और जो धारा का मान दिया हुआ है वो हमारे पास 2 एम्पियर दिया हुआ है तथा जो हमें टाइम दिया हुआ है वो 4 घंटे दिया हुआ है। तो हमें पहले तो इसमें कार्य की गणना करनी है। तो हम पहले यहाँ पर कार्य की गणना करने के लिए हम आवेश ज्ञात करेंगे। तो चूँकि हम जो विद्युत धारा की जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, इससे हम पहले तो इसका आवेश निकालेंगे। तो हम Q बराबर IT
तो यहाँ पर जो हमें धारा दी हुई है वो 2 एम्पियर दी हुई है तथा जो टाइम दिया हुआ है वो 4 घंटे दिया हुआ है। तो 4 घंटे दिया हुआ है तो हम इसको पहले सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जब इसको सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसको हम 3600 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास जो आवेश आया है वो 28,800 कूलाम आया है। तो हम कार्य वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें इसका मान रख देंगे आवेश का, तो हमारे पास इसमें कार्य का मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ नियम आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओम का नियम, जो ओम का नियम है इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चालक तार के जो सिरों पर जो विभव प्राप्त होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो B समानुपाती I इसमें क्या होता है, यदि हम धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो विभव के मान में भी वृद्धि होगी। तो जो ओम का नियम है यह ओम नामक साइंटिस्ट द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जो B समानुपाती I में एक रिलेशन बताया था कि इन्होंने विभवांतर तथा धारा के मध्य संबंध स्थापित किया। इनके अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो जब यदि हम B व I के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि हम B के मान में वृद्धि करते हैं तो धारा के मान में भी वृद्धि होगी। यह ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और B समानुपाती I, यदि हम यहाँ से समानुपाती का जो नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट राशि रखेंगे। तो हमने यहाँ पर समानुपाती नियतांक हटाकर R एक कांस्टेंट राशि रख दी है। तो R यहाँ पर एक प्रतिरोध होता है। अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो ओम प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो ये विद्युत धारा के मार्ग में या पथ में रुकावट पैदा करता है। तो ओम के नियम के आधार पर युक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली है ओमीय युक्ति और दूसरा है हमारे पास अनओमीय युक्ति। इसमें ओमीय युक्ति और अओमीय युक्ति में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ओमीय युक्ति होती है इसके अनुसार तो यदि हम B के मान में वृद्धि करते हैं तो हमें धारा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह तो ओमीय युक्ति कहलाती है। और यदि B के मान में हम वृद्धि करते हैं और यदि I के मान में कमी करते हैं तो ये अनओमीय युक्ति कहलाती है। यह ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो हम ओमीय युक्तियों में जैसे देखते हैं कि चालक धातुएं होती है वो सभी ओमीय युक्ति या ओम के नियम का पालन करती है, जबकि जो अनओमीय युक्ति होती है यह ओम के नियम का पालन नहीं करती है, जैसे अर्धचालक, डायोड आदि। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तार का जो प्रतिरोध है उस पर क्या क्या चीज़ें निर्भर करती है। तो इसमें पहला है प्रकृति पर, दूसरा है हमारे पास तापमान, तीसरा है तार की लंबाई और चौथा है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो यदि हम तार की लंबाई या तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यदि हम किसी तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तो R यदि बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ेगा, तो R समानुपाती L। इसके बाद देखते हैं कि जो दूसरा है हमारे पास जो तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती 1/A। तो हम इसमें R समानुपाती L है और R समानुपाती 1/A है, तो इसको हम संयुक्त रूप में मिलाकर लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। तो यदि हम प्रतिरोध के मान में वृद्धि करते हैं तो हमारे पास जो एरिया है वो क्षेत्रफल वो हमें कम प्राप्त होगा।
तो इसमें हमें जो आर का यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है वो प्रतिरोध होता है, तथा एल जो सिंबल दिया हुआ है वो तार की लंबाई होती है, तथा ए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। तथा यदि हम यहाँ से समानुपाती का नियतांक का जो चिन्ह हटाएंगे तो हम एक यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि रखेंगे, तो एक कांस्टेंट राशि यहाँ पर प्रतिरोधकता हमारे पास इसका सिंबल आया है। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास इससे प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास इसका जो सूत्र दिया हुआ है कि R बराबर 4 ओम दिया हुआ है, तो R बराबर ρ अपॉन L A बराबर 4L। तो हमें जो R का मान दिया हुआ है वो 4L दिया हुआ है, तो हम यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं 4 ओम। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रतिरोध और जो दूरी है और हमारे पास जो एरिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो उसमें हमारे पास अभी एक रिलेशन निकल के आया है। तो उसी में ही हमने एक कांस्टेंट राशि रो प्रतिरोधकता ली थी। तो कोई पदार्थ कितनी तीव्रता से धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करता है वह उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो हमारे पास जो प्रतिरोधकता का हम जो इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि R बराबर ρ अपॉन L, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था। यदि हमें ρ का मान निकालना है तो हम RA अपॉन L यहाँ से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो हमारे पास ओम इंटू मीटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिरोधकता है वो समान नहीं हो सकती है। प्रतिरोधकता ताप तथा प्रकृति पर निर्भर करती है, और जो मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो उच्च पाई जाती है। इनका उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर, इस्त्री में इनका उपयोग किया जाता है। और जो धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है, और धातुओं की प्रतिरोधकता निम्न होने के कारण ही उसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, जबकि जो मिश्र धातु होती है उनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, जिस कारण से उनमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। प्रतिरोधकता का जो क्रम होता है वो जो सर्वाधिक होता है वो मिश्र धातुओं में होता है, तथा जो सबसे कम प्रतिरोधकता पाई जाती है वो चालकों में पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट है वो चालकता है। जो चालकता देखते हैं, चालकता होती क्या है। तो जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम के जो मान को हम चालकता कहते हैं। जो हमारे पास जो चालकता का जो सूत्र निकल के आता है वो C बराबर 1/R निकल के आता है, क्योंकि चालकता की जो परिभाषा ही क्या कहती है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। जो चालकता का जो हमारे पास जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स या इसका दूसरा मात्रक सीमेंस और मोह होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा में ही हम तारों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, और जो इसमें पहला है इसमें श्रेणी क्रम और दूसरा है इसमें समांतर क्रम। हम अपने घरों में जो लाइट फिटिंग करवाते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में लाइट फिटिंग करवाते हैं, ताकि यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो वो सारे उपकरणों को खराब न कर सके। इसलिए घरों में जो लाइट फिटिंग की जाती है वो समांतर क्रम संयोजन में की जाती है। तो जो तार के प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। इसमें पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब हम पहले इसमें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमें
जो विद्युत धारा है इसका मान तो सभी प्रतिरोधों पर समान प्राप्त होता है, जबकि जो विभव या विभवांतर का जो मान है वो हमें इसमें सभी स्थानों पर अलग अलग प्राप्त होता है। और जो हमारे पास इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन में हम जो विभवांतर जोड़ते हैं या लगाते हैं तो वो हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखिए चित्र में, तो इस चित्र में हमने R1, R2 और R3 के हमने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। और श्रेणी क्रम संयोजन हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा जो दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। इस प्रकार के क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसमें यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध R1 है उसके सिरों पर हमें धारा I दी हुई है तथा प्रतिरोध R3 के सिरों पर हमें जो धारा दी हुई है वो हमें I दी हुई है। तो यहाँ पर जो हमें धारा श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्राप्त होती है उसका मान सभी स्थानों पर समान होता है तथा जो विभव होता है वो सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग दिया हुआ है। जैसे प्रतिरोध R1 पर हमें V1 विभव दिया हुआ है तथा प्रतिरोध R2 पर हमें V2 विभव दिया हुआ है और जो R3 जो प्रतिरोध है उस पर V3 हमें विभव दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें धारा का मान हमें समान दिया हुआ है। तो इसमें हम ओम के नियम लगाकर इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो R तुल्य का मान आएगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हम इस फॉर्मूले को देखते हैं कि हमारे पास जो R तुल्य का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो किस प्रकार निकल के आया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि ओम के नियम से जो हमारे पास जो ओम का नियम होता है वो B बराबर I R होता है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि जो हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में है B1, B2, B3 का मान हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है तथा प्रतिरोध है इनके मान भी हमारे पास अलग अलग दिए हुए हैं R1, R2 और R3। तो हम B1 विभव पर देखते हैं कि वहाँ पर हमें प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ है और धारा का मान कितना प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों पर समान प्राप्त होता है। तो B1 बराबर I R1, B1 जो विभव है उस पर हमें प्रतिरोध R1 प्राप्त हो रहा है तथा धारा हमें I प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार B2 जो विभव है उस पर हमें जो धारा है वो I और जो प्रतिरोध है वो R2 है तथा जो तीसरा हमारे पास जो विभव है B3 और उस पर जो प्रतिरोध है वो R3 है। तो B3 बराबर I R3। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि जो B बराबर होता है हमारे पास I R होता है, तो यदि हमें B1 या B का मान निकालना है तो हम B1 प्लस B2 प्लस B3 तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो इसका मान निकल के आया है तो हमारे पास B बराबर IR बराबर B1 का मान IR1 प्लस B2 का मान IR2 प्लस B3 का मान IR3। तो यहाँ पर से देखिए दोनों तरफ है I कॉमन आ रहा है तो यहाँ से I का यहाँ पर विलोपन हो जाएगा। तो हमारे पास जो R का मान निकल के आया है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है। तो हम यहाँ से R तुल्य का मान निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि हम n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजित किया जाए तो जो तुल्य प्रतिरोध का जो हमारे पास जो मान आएगा वो सभी के योग के बराबर आएगा, या R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास R इक्वल का मान निकल के आ जाएगा। और यदि हमें सभी प्रतिरोध सेम दिए हुए हो तो यदि हम उनको जोड़ेंगे तो हम यदि उनको n संख्या हमारे पास जितनी संख्या में वो दिए हुए हैं उनको एक प्रतिरोध से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास R इक्वल का मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें ही दिया हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन, प्रत्येक प्रतिरोध
पर धारा का मान समान होता है। जो अभी हमने देख लिया था कि हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें सभी स्थानों पर धारा का मान समान प्राप्त हो रहा था, जबकि जो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभव का मान है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा था, V1 V2 V3। तो जो हम यदि इसका जो कुल विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर V1 V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn तक हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि हम n प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, यदि हमारे पास सेम दिए हुए है R का मान, तो हम R इक्वल n R से निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास R अलग अलग दिए हुए हैं, यदि प्रतिरोधों का मान, तो हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास R इक्वल का मान निकल के आ जाएगा। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन से ही रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम R इक्वल का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 ओम 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो मान निकाला जाता है R इक्वल का मान, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक निकाला जाता है। तो हमें R1 का मान यहाँ पर 1 ओम दिया हुआ है तथा जो R2 का मान है वो 2 ओम दिया हुआ है तथा जो R3 का मान जो दिया हुआ है वो 3 ओम दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जो हमारा मान आया है R इक्वल का वो 6 ओम आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही कि हमें 5 ओम प्रतिरोध वह 2 ओम के है तथा इनके श्रेणी क्रम संयोजन किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें जो यहाँ पर जो प्रतिरोध दिए हुए 5 प्रतिरोध है और वो सभी क्या है 2 ओम के है, तो हम उन सभी को यदि ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो हमारे पास 10 ओम आया है। अभी हमने देखा था कि यदि हमारे पास n का मान सभी का सेम हो तो हम उनको n R से इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तारों का जो संयोजन है दूसरा हमारे पास वो है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें यदि हमें R इक्वल का मान निकालना है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है 1/R इक्वल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn। इससे इसका जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है समांतर क्रम संयोजन में, तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रतिरोधों को इसमें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जो पहले प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से। इसी प्रकार हमने यहाँ पर इसमें चित्र में देखिए ध्यान से कि हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं R1 R2 R3, इन्हें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। यहाँ पर हमें प्रतिरोध R1 पर I1 धारा प्राप्त हो रही है, प्रतिरोध R2 पर हमें I2 धारा प्राप्त हो रही है तथा जो प्रतिरोध R3 है इस पर हमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो अलग अलग प्रतिरोधों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या होता है जो समांतर क्रम संयोजन में, इसमें हमें जो विभव का मान है वो सभी प्रतिरोधों पर हमें समान प्राप्त होता है। और जो समांतर क्रम संयोजन है इसका उपयोग हम घरेलू परिपथों को जोड़ने के लिए समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ओम के नियम से ही इसका हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो विभवांतर का जो मान है वो समान होता है। यदि हम जो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है विभव का वो B बराबर IR आता है। और यदि हमें I1 का मान निकालना है तो B/R आएगा। तो यदि हम सर्वप्रथम
R1 प्रतिरोध पर धारा का मान निकालेंगे तो I1 बराबर V/R1 समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हमें I2 का मान निकालना है, तो हमें I2 का जब मान निकालेंगे तो हमें वहाँ पर विभवांतर जो प्राप्त हो रहा है V प्राप्त हो रहा है, तथा जो प्रतिरोध है वो हमारे पास R2 है। इसी प्रकार हम I3 का जो मान निकालेंगे वो V/R3 आ जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो धारा है वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होती है, तो हमारे पास यहाँ पर I का जो मान निकल के आया है वो V/R आया है, और जबकि जो I1 का मान है वो V/R1 प्लस जो I2 का मान है वो V/R2 प्लस जो I3 का जो मान है वो V/R3 है। तो यहाँ से हम V का दोनों बराबर है इसलिए V का हम विलोपन कर देंगे, तो हमारे पास जो R का जो मान निकल के आया है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकल के आया है। जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान अलग होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान होता है। तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है वो हमारे पास R इक्वल ये निकल के आया, तो 1/R इक्वल का पहले हम मान निकालेंगे। तो 1/R इक्वल का जब मान निकालेंगे तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, तो हमारे पास R इक्वल का मान आ जाएगा। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो समांतर क्रम संयोजन है। इसमें क्या है कि 2 ओम और 4 ओम व 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो R इक्वल का मान हमारे पास कितना होगा। तो हमें यहाँ पर R1 का मान 2 ओम दिया हुआ है तथा R2 का मान हमें 4 ओम दिया हुआ है तथा जो R3 का मान है वो हमें 6 ओम दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं हमारे पास जो समांतर क्रम संयोजन में है वो 1/R होता है, तो हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 रख देंगे। तो यदि हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास इसका 12 आया है और इसको हम इस प्रकार हम हल कर देंगे, तो हमारे पास जो 1/R आया है वो 11/12 आया है। तो यदि हम इसको R इक्वल का मान निकालना है तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो 12/11 हमारे पास इसका ओम हमारे पास R इक्वल का मान निकल के आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ही एक और ये क्वेश्चन आप सब करके देखना, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको दोबारा इसको वापस रिवाइज कर सके। तो आप सभी का हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है, और आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। थैंक यू।